ब्रांच है जो फॉसिल्स की स्टडी के साथ लिंक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स या तो डेड रेमिनेंट्स होते हैं। डेड रेमिनेंट्स मीन्स कि जो प्रिमिटिव अर्थ पे ऑर्गेनिज्म या प्लांट था उसका कोई एक पार्ट, या तो उसका पार्ट हमें मिल जाता है बोन्स के रूप में, हेयर के रूप में, या फिर इम्प्रिंट्स। ठीक है, दो चीजों के फॉर्म में हमें जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं, या तो रिमेन्स के फॉर्म में, बोन्स या हेयर के फॉर्म में, या फिर इम्प्रिंट्स के फॉर्म में। तो उनके जो धब्बे हैं, जैसे कोई रॉक बन रही है, कोई मिट्टी है, उसमें जो पत्ता है उसके उसका छापा पड़ गया है, उसके इम्प्रिंट्स पड़ गए हैं, उस फॉर्म में हो जाएगा। और या फिर स्पोर्स की फॉर्म में, प्लांट्स के केस में जो स्पोर्स हैं वो भी प्रिजर्व हो जाती हैं, और उनके प्रिजर्व होने का स्पोर्स हो जाती हैं। और पॉलन ग्रेन्स भी प्रिजर्वेशन की फॉर्म में हमें मिलते हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। और उसका भी एक वैलिड रीजन हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स का जो एक्साइन है, जो आउटर लेयर होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्पोरोपोलिन मटेरियल। स्पोरोपोलिन। हाँ, तो स्पोरोपोलिन मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड होता है एंड इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एल्कली एंड एसिड्स। इस वजह से भी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फॉसिल्स की फॉर्म में इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए फॉसिल्स के हमें किस किस फॉर्म में फॉसिल्स मिलते हैं। अब ये फॉसिल्स ज्यादातर हमें मिलते कहाँ है? हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं, और हम उन रॉक्स की एज पता लगा के हमें ये पता चल सकता है कि जो फॉसिल है उसकी एज क्या है। क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनकी डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, जैसे जैसे एज होता है इनका, डेपोजिशन होता है इनके ऊपर, तो डिफरेंट कलर की लेयर्स बनती जाती हैं। तो कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंगली इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि उस फॉसिल का कितना एज है। हाँ जी, लास्ट में आपको यही बताया गया है कि जो फॉसिल्स हैं हमें ये क्या बता रहे हैं। वही सेम चीज, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है टॉपिक, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या चीज ये हमें डिपिक्ट करते हैं फॉसिल्स की। जो प्रिमिटिव अर्थ था वहां पे ऑर्गेनिज्म किस टाइम पीरियड में थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनका स्ट्रक्चर कैसा था, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म के बाद अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या चेंजेस हैं। तो उन चेंजेस को स्टडी करके हमें बता सकते हैं कि हाँ, कितना एवोल्यूशन हुआ है एक ऑर्गेनिज्म का, और कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे डायनासोर्स हैं, ये अब नहीं मिलते बिकॉज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम काफी अमाउंट में जो स्टडी है वो फॉसिल्स के रूप में कर लेते हैं। चलिए बेटा, मैं नेक्स्ट एक और पिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंगली होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स हैं, ये भी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन ही। ये जो एविडेंसेस हैं ये फॉसिल्स के रूप में नहीं है, किस फॉर्म में? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस हैं। अगर हम देखें कि क्या होती है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी क्या है? आउटर अपीयरेंस। ठीक है, देखने में कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, चाहे वो प्लांट है वो एनिमल है, देखने में किस तरह का, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और एनाटमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का। मॉर्फोलॉजी इज आउटर अपीयरेंस एंड एनाटमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अंदर और बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बेसिस पे हम एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं एवोल्यूशन के। तो चलिए पढ़ते हैं, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज जस्ट, पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। हालांकि आपने 10th में भी पढ़े हुए हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। जहां पे भी वर्ड आ गया होमो, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का क्या मीनिंग है? सेम।
अब किस चीज को सेम बोला है? ऑर्गन्स को। तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? दीज आर दोज ऑर्गन्स, दोज स्ट्रक्चर्स which are same in appearance but they perform different functions. स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन जो फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट। तो यही इनका डेफिनेशन है। दे हैव सेम स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि आपका यहाँ एग्जांपल दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें ये जो थॉर्न है, ये जो कांटा है बोगेनविलिया का, और कुकुरबिटा, कुकुरबिटा बेटा कहते हैं इसको, कद्दू को कहते हैं। और ये आपको छोटे छोटे से इस तरह से कोइल्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, ये है थॉर्न, ये है क्लाइंबर, और ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। दोनों ही स्टेम की मॉडिफिकेशंस हैं, बोथ आर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। फंक्शन क्या अलग है इनका? हॉर्न का काम है, हॉर्न का क्या काम है कि ये ग्रेजिंग एनिमल से बचा के रखता है इस प्लांट, इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, सेल्फ डिफेंस में इसको हेल्प कर रहा है। जबकि जो ये क्लाइंबर्स हैं, इनको ट्वाइनर्स भी कहते हैं, ये किस चीज में हेल्प करेंगे? ये किसी सपोर्ट के अराउंड प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे। क्लाइंब क्यों करवाते हैं? ताकि जो प्लांट है सनलाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो फंक्शन दोनों के ही अलग हैं। बोगेनविलिया में थॉर्न का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, और कुकुरबिटा में जो क्लाइंबर है इसका क्या काम है? इसको क्लाइंब करने में हेल्प करता है। ठीक है, टुवर्ड्स द सनलाइट। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। ये तो हो गया प्लांट का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, हाँ जी, ये 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर है। ये ह्यूमन का है, ये चीता का है, ये ब्लू व्हेल का है, एंड दिस इज ऑफ बैट। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है 4 लिम्ब्स का वो सेम है। सेम तरह की बोन्स ही इनको फॉर्म करती हैं। स्ट्रक्चर इज सेम इन एवरीथिंग, लेकिन जो फंक्शन है इन चारों में 4 लिम्ब्स का अलग है। मैन में इट हेल्प्स इन ग्रास्पिंग, किसी चीज को हमने पकड़ना है तो ह्यूमन बींग्स में 4 लिम्ब्स इस चीज में हेल्प करते हैं। चीता के अंदर जो 4 लिम्ब्स है उसको रनिंग में हेल्प करते हैं, बहुत तेज दौड़ता है 4 लिम्ब्स की हेल्प से। व्हेल के अंदर जो 4 लिम्ब्स हैं ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और बैट के अंदर ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो जो बोन्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है जो बोन्स का, इट इज सिमिलर, structure is similar but function is different in all these 4 organisms. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। और एक चीज बेटा आपने और याद रखनी है कि जहां पे भी नाम आ गया होमोलोगस ऑर्गन्स, तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं दे लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हमेशा याद रखना है, तो आपने कोड ही बना लो, कोड ये बना लो HD, ऐसा कोड बना लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना वो ये पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे और पूछ लेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स किस तरह के एवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो ये याद रखना है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हेल्प करता है, तो इसका कोड है HD। होमोलोगस ऑर्गन्स ऑलवेज लीड टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मैं एक और पिक आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट एनालॉगस पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं, ये रहा होमोलोगस ऑर्गन्स का जो भी मैंने आपको बताया था वही सेम एग्जांपल, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी के साथ है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा 4 लिम्स का हमने पढ़ा था, तो सब में सेम है। जैसे ये वाला है पर्पल से शो कर रखा है, ये ह्यूमरस बोन है। ये ब्लू के साथ शो कर रखा है, ये रेडियस है, और उसके अंदर व्हाइट कलर का पतला सा अल्ना है। दीज आर मेटाकार्पल्स, और उसके टॉप पे
अंगूठियां जो हैं, उंगलियां जो हैं, ये फेलेंजेस। ठीक है, 5 तरह की बोन्स बनाती हैं फोर लिम्स को, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। इन सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन अलग है। ह्यूमन बींग्स में इट हेल्प्स इन ग्रास्पिंग, बैट के अंदर फ्लाइंग, फ्रॉग के अंदर जो कूदता है ये स्किपिंग, स्किपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, पोर्पोइज में ये क्या करता है, उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। और हॉर्स के अंदर इट हेल्प्स इन रनिंग। हम ये कह सकते हैं बेटा, कलर से हर एक में बताया गया ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये देखिए ह्यूमरस पर्पल है इसमें भी, ये देखिए इसका ह्यूमरस ये है, इसका ये है, इधर ह्यूमरस, ये देखिए साइज छोटा बड़ा है लेकिन जो बोन है वो सेम है। इसी तरह से ब्लू कलर का जो बोन है फोरलिम्स का, जिसको हम अल्ना कहते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें। इसी तरह से व्हाइट कलर का अल्ना और येलो कलर के मेटाकार्पल्स, ये देखिए, और लास्ट में फेलेंजेस। ये तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट इज सेम, लेकिन जो फंक्शन है डिफरेंट है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, और इस तरह के ऑर्गन्स दे लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और हमने कोड वर्ड रख रखा है एच। तो एक और पिक में आपको शो करती हूँ, जिससे हमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे हम देखेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल। जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी वैरायटीज हैं डॉग्स के, उनका एक कॉमन एंसेस्टर है वुल्फ। ठीक है, इनका एंसेस्टर, डॉग्स का एंसेस्टर कौन है? वुल्फ। तो जो स्ट्रक्चर है इन सब के अंदर सेम है, लेकिन इन सब का जो फंक्शन है, जो हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। तो इस तरह के एवोल्यूशन को हम कह देते हैं इट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन विच अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। इसी तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं ज़ीब्रा, ठीक है, हॉर्स और जो डंकीज हैं, ये सारे इससे इवॉल्व। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है ये होमोलोगस ऑर्गन्स का, एंड इट लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट आ गए हैं बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स, वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। होमोलोगस में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर सब में सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। अब इसमें उल्टा है, इसमें स्ट्रक्चर तो होगा डिफरेंट, लेकिन जो फंक्शन होगा वो होगा सेम। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑर्गन हमें मिले जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन काम वो एक ही कर रहे हैं सभी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, those organs which have different structures but they perform the same function, such organs are known as analogous organs। and analogous organs जो हैं they lead to convergent evolution। इसका कोड वर्ड रहेगा AC। अगर पूछा जाए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है, तो हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स की फर्दर मॉडिफिकेशंस हो रही है। ठीक है, चलिए अब इनका भी हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ये अब इनके अंदर बेटा ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट है, बर्ड है और बैट। हमने 3 एग्जांपल्स लिए। इनमें जो बोन्स का स्ट्रक्चर है, गेयों में तो बोन्स भी नहीं है, इंसेक्ट के अंदर तो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर सब में डिफरेंट है, लेकिन काम इनका फंक्शन एक ही है, तीनों में ये फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग. So those organs which are different in structure but they perform the same function, such organs are known as analogous organs. उसका एग्जाम्पल हमने ये पढ़ लिया है कि skeletal structure different है but they perform the same function of flying. इसी तरह से बेटा प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो. स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, खाते हैं बड़े मजे से हम व्रत के टाइम पे, और पोटैटो हम हर सब्जी में तकरीबन डालते हैं. जो स्वीट पोटैटो होता है बेटा, रूट का मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो पोटैटो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. काम दोनों का ही सेम है. अगर आपने दोनों का स्ट्रक्चर देखा हुआ होगा तो ऐसे के होंगे. काम दोनों का सेम है. फंक्शन क्या है इनका? टू स्टोर द फूड. फूड स्टोरेज का इनका फंक्शन. ठीक है, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड. ये इनका मेन फंक्शन. तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, इस तरह के ऑर्गन्स को हम कह देते हैं दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स. और इस तरह के ऑर्गन्स अल्टीमेटली बाद में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स की भी देखते हैं. हाँ जी, यहाँ पे हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर किस तरह से इनका डिफरेंट है. हमें फंक्शन का तो पता है, इस सब में फंक्शन सेम होता है, फ्लाइंग ही कर रहे हैं. तो ये देखिए बर्ड के विंग्स में इस तरह का है बोन्स का स्ट्रक्चर. इंसेक्ट के विंग्स में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और जो बैट के विंग्स है उसमें स्ट्रक्चर इस तरह. स्ट्रक्चर तीनों के अंदर अलग है. ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है. इसीलिए इस तरह के हमने स्ट्रक्चर्स को बोला है, ऑर्गन्स को बोला है एनालॉगस ऑर्गन्स. नेक्स्ट. हाँ जी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में बताई हुई है बेटा, एनालॉगस ऑर्गन्स ही लीड करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को. ड्यू टू सेम फंक्शन, जहाँ जैसा कि हमें बताया गया है, ड्यू टू सेम फंक्शन different structures evolve similarly, so they leads to convergent evolution. ये तो थे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस. नेक्स्ट तीसरी तरह की जो एविडेंस है बेटा वो है बायोकेमिकल एविडेंसेस. बायो मींस लिविंग, केमिकल्स मींस केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंसेस, और इसके केस में आ जाते हैं हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. तो अगर हम इनकी स्टडी करें तभी भी हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं कि हाँ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से अब के ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एविडेंसेस. Last and the most important evidence is biogeographical evidence. Biogeographical evidences. Geographical, biogeographical evidences. Geography होती है एरिया. ठीक है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. किस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसके बेसिस पे हम कैसे ये एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ. तो इस पे जो फर्दर इसके अंडर जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आता हमने पढ़ना है अडेप्टिव रेडिएशन, जिसको कि डार्विन ने दिया था, और मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए देखते हैं उनको. यस, इसी के अंडर आ जाता है बेटा अडेप्टिव रेडिएशन. देखिए अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन को अगर हम डिफाइन करें
तो क्या चीज है अडेप्टिव वेरिएशन? इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं ये कॉमन पॉइंट से अराइज होती है। एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां पे डिफरेंट स्पीशीज रह रही थी, ठीक है, वहां पे ही रह रही थी, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से इन्होंने उस एरिया को छोड़ा और डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में जाके रहना स्टार्ट कर दिया। लेट अस सपोज दिस इज ए एरिया, दिस इज बी एरिया, दिस इज एरिया नंबर सी। तो एक ही सेम जो थी प्रोजनी, उसने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके रहना स्टार्ट कर दिया। अब डिफरेंट एरिया पे रह रही तो वहाँ के जो हैबिटेट है वहाँ का अलग है, ए का अलग है, बी का अलग है और सी का अलग है। और इस डिफरेंट हैबिटेट की वजह से क्या हुआ कि वह जो स्पीशीज थी उनके अंदर भी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक नया स्पीशीज बनता स्टार्ट हो गया, स्पीसिएशन हो गया। स्पीसिएशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और जब भी स्पीसिएशन होता है तब एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि डार्विन ने हमें यहाँ पे दिखाया, डार्विन ने फिंचेस की हेल्प से, डार्विन जब अपनी खोज के लिए गया था गैलापागोस आइलैंड गया था, ये भी आपने याद रखना है, ये पूछ लेते हैं कि डार्विन कहाँ गया था। डार्विन गया था गैलापागोस आइलैंड गया था, ठीक है। वहां पे इसने इन फिंचेस को स्टडी किया था। इन फिंचेस मीन्स बर्ड्स, बर्ड्स का एक कैटेगरी है। और फिंचेस में इसने क्या देखा? उनके बीक का स्ट्रक्चर देखा। इसने क्या पाया कि जो फिंचेस हैं, स्पीशीज तो सेम थी, जीनस तो सेम था, लेकिन उनके बीक के स्ट्रक्चर्स अलग अलग थे क्योंकि वो अलग अलग एरियाज में रह रही थी। और उनके बीक के स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों थे? बिकॉज उनका जो ईटिंग हैबिट था वो अलग था, ठीक है। कि डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, उस हालातों के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने आप को चेंज किया, ढाला अपने आप को, और उस प्रोसेस में इनके जो बीक्स के स्ट्रक्चर थे वो डिफरेंट होंगे। आए मैं आपको एक और पिक दिखाती हूँ, ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि कैसे इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हुए। ये देखिए, अगर आप ध्यान दें, सबसे पहले तो ये देखिए, ईटिंग हैबिट अलग थी इनकी। ये देखिए, ईटिंग हैबिट देखेंगे। बर्ड ईटर्स, बर्ड ईटर्स क्या होते हैं? जो फ्लावर, अभी फ्लावर कली की फॉर्म में होता है, उस कली को खाने वाले। और जो कलियों को खाते हैं उनका बीक ऐसा था, ये देखिए, ऐसा बीक था, तीखा सा। और इंसेक्ट ईटर्स सेकंड है, इंसेक्ट ईटर्स। इसके अंदर ये था, ऐसा देखा इसने, लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, बड़े बड़े इंसेक्ट्स को खाता था ये। और इसी के साथ एक और है, इसका बीक इससे अलग है, देखिए जरा, इससे अलग है, लेकिन क्या सिर्फ एक ही चेंज है कि छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। ये छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, ये बड़े इंसेक्ट्स को खाता था। इसी तरह से हम देखें तो ये भी ट्री पे ही रहता है, इट्स अ वुड पेकर फिंच। वुड पेकर क्या करता है? अपनी चोंच की हेल्प से जो ट्री है उसको खोखला करता है। और वार्बलर, इसका बीक देखिए कितना अंतर है इनमें। कैक्टस ईटर, कैक्टस ईटर में ये देखिए इसका बीक अलग है, सिर्फ कैक्टस को खाता है। सीड ईटर्स, ये बीजों को खाने वाले हैं, इसमें भी अंतर है। कुछ तो ग्राउंड, यहाँ पे देखेंगे, कुछ तो जो धरती पे गिरे हुए होते हैं बीज उनको खाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जो फ्रूट्स है उनको छेद करके, फ्रूट्स में छेद करके फिर बीज को निकाल के खाते हैं, क्रशिंग फिंचेस कहते हैं। तो इसमें भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, ये मीडियम साइज सीड्स को खाती है, ये स्मॉल साइज सीड्स को खाती है। और जो ये है, इट इज अ शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंच, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंगली
और डिफरेंट जो फूड है उसके साइज के अकॉर्डिंगली भी इनका जो बीक का शेप है वो अलग है। तो लगभग डार्विन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डार्विन ने तकरीबन 10 तरह के फिंचेस को स्टडी किया। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन में हमने पढ़ा इनिशियली तो सेम एरिया पे रहते हैं, लेकिन अपने डिफरेंट फूड हैबिट्स की वजह से जब वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में चले जाते हैं, वहाँ का हैबिटेट अलग होने की वजह से इनके फूड हैबिट्स भी अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है एक दूसरे से। ठीक है बेटा, क्लियर है अडेप्टिव रेडिएशन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, डार्विन ने अडेप्टिव रेडिएशन में पहला एग्जांपल तो दे दिया था डार्विन फिंचेस की फॉर्म में। अब हम दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैंगरू की वजह से, कंगारू की वजह से फेमस है। मार्सुपियल्स का क्या मीनिंग होता है बेटा? पाउच्ड ऑर्गेनिज्म। कंगारू हम आपने रियलिटी में तो नहीं देखा, चलो टीवी में तो देखा हुआ है। कंगारू अपने बेबी को कहाँ रखता है? अपने पाउच के अंदर। तो जितने भी पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और भी सिर्फ कंगारू नहीं, और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पाउच बने हुए होते हैं और वहां वो अपने बेबीज को पालते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मार्सुपियल्स। तो उन्होंने क्या बताया डार्विन ने कि इन सब का जो एंसेस्टर था वो सेम था, लेकिन अडेप्टिव रेडिएशन होने की वजह से ये सभी डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए, और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाने की वजह से वहां के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने आप को ढाला, और इनका उस वजह से स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गए। देखो बहुत ज्यादा अंतर है इन सबके स्ट्रक्चर्स में, जबकि इनका एंसेस्टर सेम था। तो ये था एग्जाम्पल मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा प्लेसेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे ही प्लेसेंटल मैमल्स है। प्लेसेंटा क्या होता है? जैसा हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर है, हमारे यूट्रस के अंदर होता है प्लेसेंटा, और जो बेबी है वो प्लेसेंटा के अंदर पलता है। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर भी क्या दिखाया उसने कि अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। एक और पिक दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें इसने कंपैरिजन किया है। अच्छा, जो बेटा प्लेसेंटल मैमल्स थे इनमें भी अडेप्टिव रेडिएशन होता है, लेकिन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी हो रहा है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ने बताया कि क्या होता है जब एक से ज्यादा बार, ये चीज भी माइंड में रख लेनी है। एक तो हमने एनालॉगस के अकॉर्डिंगली पढ़ा, अगर क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में आ जाए तो उसमें एक और डेफिनेशन बनता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, कि अगर एक से ज्यादा बार अडेप्टिव रेडिएशन हो जाए देन इट विल लीड टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन अगर एक से ज्यादा बार हो जाए देन इट विल लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये चीज माइंड में रखनी है। यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये देखिए। अब जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है, एक से ज्यादा बार अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है, और एक से ज्यादा बार अडेप्टिव रेडिएशन होने की वजह से क्या हुआ कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच करने शुरू हो गए हैं। वैसे तो प्लेसेंटल मैमल्स जो मार्सुपियल्स थे उनसे अलग हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर एक से ज्यादा बार अडेप्टिव रेडिएशन हो गया है तो फीडिंग हैबिट सेम होने की वजह से ये मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करना स्टार्ट हो गए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो आइए देखते हैं कैसे रिजेंबल कर रहे हैं। इस तरफ है प्लेसेंटल और इस तरफ है मार्स मोल, ये देखिए, और इसको देखिए, लगभग इनका स्ट्रक्चर सेम। इसी तरह से एंट ईटर, यहाँ देखो, और ये एंट ईटर, माउस,
काफी हद तक सिमिलैरिटी है। लेम्यूर, और इसको कहते हैं मार्सुपियल्स में स्पॉटेड कस्कस। इसका तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो उड़ने वाली स्क्विरल है। प्लेसेंटल में इसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्विरल, और मार्सुपियल में कहते हैं फ्लाइंग फैलेंजेस। और देखने में बिल्कुल सेम है ये, सिर्फ हल्की सी धारियों का फर्क है। और हम नहीं पहचान, आम बंदा तो पहचान ही नहीं सकता कि हाँ ये अलग है। एक बायोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कि हाँ ये अलग है। बॉब कैट, ये देखिए, और यहाँ तस्मानियन टाइगर कैट। ये चीते की तरह नजर आ रही है और ये टाइगर की तरह, लगभग सेम ही है। वुल्फ एंड तस्मानियन, हल्का सा डिफरेंस है, तकरीबन तकरीबन देखने में सेम है।